अब इसका हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, और टेक्स्ट में जो पहला पार्ट था, मैंने 5 पार्ट बताए थे आपको। पहला पार्ट क्या है? द बेरियल ऑफ द डेड। दूसरा, ए गेम ऑफ चेस। तीसरा, द फायर सरमन। फोर्थ, डेथ बाई वाटर। और फिफ्थ, वॉट द थंडर सेड। वॉट द थंडर सेड। तो पहला पोर्शन पढ़ेंगे इसका हम लोग, द बेरियल ऑफ द डेड। ये फर्स्ट पार्ट है, द बेरियल ऑफ द डेड। तो देखिए इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? April is the cruelest month. April is the cruelest month. अप्रैल जो है सबसे निर्दयी महीना है। ये रेखा क्या कह रही है? सर 6 ही है हमारे, तो मैंने वही कहा ना 7 कर लो उसको। रेखा, और ये तो चेंज करवा रहा हूँ मैं, 6 की जगह 7 लैंग्वेज कर लो, इटालियन और जोड़ लो उसके अंदर एक। ये नए नोट्स में ही 6 है, आपको नए में 7 जोड़ना है उसको, आपके पास नए नोट्स ही हैं। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल सबसे क्रूअल मंथ है। अब ये बात ना विरोधाभासी है, कंट्रोवर्शियल है, कॉन्ट्रास्ट है इस सेंटेंस के अंदर। क्योंकि अगर अंग्रेजी कल्चर देखो आप, वहाँ का ज्योग्राफी देखो, तो वहाँ तो अप्रैल सबसे बढ़िया महीना होता है। क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक इनके यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, अपने यहाँ भी ठंड पड़ती है, उनके यहाँ तो माइनस में टेम्परेचर जाता है, बर्फ रहती है। तो जैसे ही अप्रैल आता है ना महीना, मतलब स्प्रिंग आती है, इनके बसंत ऋतु आती है। तो अप्रैल का महीना तो क्या है, एक अच्छा महीना है जिसमें वेजिटेशंस उगती हैं, प्लांट्स उगते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, स्प्रिंग सीजन है। उस अच्छे महीने को टी.एस. इलियट इस लाइन में क्या कह रहा है? क्रूएलेस्ट मंथ। तो जब कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, बबीता क्या कहते हैं उसको? पैराडॉक्स। तो इस लाइन में आपको पैराडॉक्स मिलेगा, इसमें पैराडॉक्स है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल सबसे निर्दयी महीना है, सबसे क्रूएलेस्ट है, सबसे ज़्यादा केयरलेस है, मर्सीलेस है, क्योंकि इसी महीने में जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था 3 अप्रैल को। रोहित सही कह रहा हूँ मैं? 3 अप्रैल को जीसस क्राइस्ट को क्या किया गया था? क्रूसीफाइड किया गया था। ही वॉज क्रूसीफाइड, उनको सूली चढ़ाया गया था। और जब आपके भगवान को ही मार दिया जाए तो उससे निर्दयी महीना और क्या हो सकता है? तो ये बात पैराडॉक्स की खास बात होती है। एक बार आपको अजीब लगेगी, जब आप इसमें गहराई में घुसोगे तो आपको लगेगा ठीक कह रहा है, अप्रैल हाँ सही है, जीसस क्राइस्ट को ही मार दिया, क्रूसीफाई कर दिया, इसका मतलब वो क्या है? क्रूएलेस्ट मंथ है। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। ब्रीडिंग यानी ब्रिंग आउट, ब्रिंगिंग आउट, पैदा होना। ब्रीडिंग, ब्रिंगिंग आउट। जहां उनको बैरी किया, जहां उनकी ग्रेवयार्ड थी, जहां जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया, उस डेड लैंड से लाइलक्स के फ्लावर अपने आप उगाए। किसी ने उगाए नहीं, करिश्माई शक्ति थी, भगवान थे, ईश्वर थे। तो उनकी ग्रेव जो लैंड था, उनका जो ग्रेव यार्ड था, वहाँ से जहाँ उनको गाड़ा गया, वहाँ से लाइलक्स के फूल उगाए। लाइलक्स क्या है? एक फ्लावर है जो ग्रेव यार्ड पर चढ़ाए जाते हैं किसी की, ये सोरो रिप्रेजेंट करने वाले फ्लावर्स हैं। लाइलक्स प्रेजेंट सोरो, they are presented, they are offered on somebody's graveyard। तो यहाँ चढ़ाए नहीं गए भगवान के उस ग्रेव से, तो अपने आप ही लाइलक्स के फूल उगाए। और देखो वैसे भी अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में क्या पौधे उगते हैं, अपने आप ही फूल भी आते हैं। तो आ गए लाइलक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग। अब देखो मैंने कल बताया था कि ये पोएम ना एंजेममेंट से भरी हुई है।
अब मिक्सिंग पे लाइन खत्म हो रही है क्या? यहाँ पे ब्रीडिंग पे लाइन खत्म हो रही है क्या? ब्रीडिंग के बाद अगली लाइन जाना पड़ रहा है अपने को समझने के लिए। तो जब एक लाइन का अर्थ वहां समझ में नहीं आता और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है, तो इसको आप बोलते हैं एंजेममेंट। क्या बोलते हैं इसको? ये एंजेममेंट्स कहलाते हैं। एंजेममेंट है इसके अंदर। लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर। अब यहां पर मिक्स हो रहा है मेमोरी और डिजायर। किसकी मेमोरी किसकी डिजायर बबीता? यहां लाइन से कुछ समझ में आ रहा है अपने को? संगीता जी? और डिजायर? अनिल? शाबाश। एक ये मीनिंग निकल सकता है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई कर दिया गया। अब मिक्स फीलिंग आ रही है, आपको भगवान की याद आ रही है, मेमोरी कि यार वो चले गए, कैसे चले गए। उनके जो 12 डिसाइपल्स थे, एक ने धोखा दिया था उसमें जूडस ने, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, पूरी दुनिया याद कर रही है भगवान को। मेमोरी उनकी याद आ रही है और ये डिज़ायर है कि ईश्वर वापस आ जाए। और देखना उस समय लोगों ने दिल से याद किया भगवान को और भगवान वापस आ भी गए थे। 3 दिन बाद वो वापस जिंदा हो गए थे, वो वापस आ गए थे, ठीक है ना, रीबर्थ उनका हो गया था। तो वो मिक्सिंग है मेमोरी एंड डिज़ायर। जीसस क्राइस्ट की याद आ रही है और डिज़ायर इच्छा हो रही है कि वो वापस आ जाए, रीबर्थ हो जाए, वापस भगवान आ जाए। हमसे घोर पाप हो गए, भगवान हमारे पाप को माफ़ करें और वापस आ जाए। एक ये भी है। एक आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें टायरसियस का जिक्र हो रहा है। तो टायरसियस कहीं ना कहीं याद कर रहा है। इसमें एपिसोड जो होते हैं, कल हम बात करते हैं, कोई क्लियर शिफ्ट नहीं होता, कोई कहानी कोई चल रही थी, कोई बात और ही आ जाती है। तो ये भी कह सकते हो कि जो टायरसियस है ना, उसको अपने पुराने प्यार की याद आ रही है और एक नए प्यार की इच्छा जाग रही है, जो इस नई मॉडर्न वर्ल्ड में होता है। आप एक प्यार भूलते हो और दूसरा प्यार आपको तुरंत, ब्रेकअप हुआ नहीं उससे पहले नए रिलेशन की तलाश लोग शुरू कर देते हैं। तो वैसा कुछ ये भी है कि पुराना प्यार जो है आपका, वो आप उसको याद कर रहे हो और नए प्यार की इच्छा जता रहे हो। पर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कौन सा अर्थ करें, जिस क्राइस्ट जोड़ सकते हैं, वो सही एक रेफरेंस सही बैठ रहा है कि लोगों में उनकी याद है और उनके वापस आने की इच्छा है। स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। देखो ऊपर लाइलैक्स फ्लावर आ रहे हैं डेड लैंड से, और चूंकि अप्रैल का मंथ है तो अप्रैल इज द मंथ ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का महीना है। तो जो स्प्रिंग रेन है, ये जो स्प्रिंग में जो बारिश आती है, उस बारिश से जो वेस्टलैंड हो गया है, ये भगवान के मरने से जो वेस्टलैंड हो गई जगह, भगवान अगर आ जाएंगे तो इन डल रूट्स में वापस थोड़ी सी हलचल पैदा होगी। जो रूट्स, जो जड़ें ख़त्म हो गई हैं, जो डल हो गई हैं, जो बेकार हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, जैसे ही बसंत ऋतु आती है, उसकी बारिश आती है, तो उनसे वापस ऐसे ना स्प्राउट होना शुरू हो जाता है। डल रूट से कुछ नया अंकुरन शुरू हो जाता है। तो वो कुछ तो हलचल जड़ों में हो रही है, कुछ तो जीवन उनमें आ रहा है, जो ऐसी लग रही थी कि मरी हुई। और देखो ये ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट से भी समझ सकते हैं। जब विंटर्स आती है ना, वेस्ट विंड आती है, विंटर आती है, तो आपने वेस्ट विंड में पढ़ाया था, आउट टू द वेस्ट विंड में, कि जो ठंडी जो हवाएं होती हैं, जो वेस्ट विंड होता है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयर भी होता है और वो प्रिजर्वर भी होता है। तो वो सारी इसको फोना फ्लोरा को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, बीज को ज़मीन में गाड़ देता है, पत्तियाँ वत्तियाँ सूख जाती हैं, सब ज़मीन में गड़ जाती हैं, बहरी हो जाती हैं, एक कब्र बन जाती है उनकी, जो बर्फ़ है उनके ऊपर ढक जाती है और ऐसे लगता है सब कुछ डेड है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आती है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है, तो वापस पता नहीं वो कहाँ से फूट कर वापस आ जाती है और नए पौधे, नई वनस्पति, नए फ्लावर खिल जाते हैं। तो वो अब काम हो रहा है। स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। बसंत की बारिश से इन डल रूट्स में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग हो रही है, हलचल हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना।
और वो कुछ मतलब शायद हो सकता है जो आपने डिज़ायर की भगवान के आने की, शायद भगवान वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे तो बर्बाद हुई चीज़ें वो वापस क्या होंगी, अब हरी भरी होंगी। विंटर कैप्टस वॉर्म, बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? विंटर कैप्ट अस वॉर्म, चंचल बताइए, चंचल जांगेड़, चंचल शर्मा आजकल क्लास नहीं ले रही क्या? विंटर कैप्टस वॉर्म है, पैराडॉक्स कैसे संगीता? सेंटेंस पढ़ पूरा, इज नहीं है इसमें, कैप्टस वॉर्म है। ये मत बोलो विंटर वार्म कैसे हो सकती है, विंटर हमें वार्म कैसे रख सकती है, इसका मतलब यहां पर क्या है, पैराडॉक्स है ये। एक तो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ में पैराडॉक्स है, एक यहां पर भी क्या है, पैराडॉक्स। लेकिन देखो ये मैं वापस रेफरेंस देना चाहूंगा आपको किस चीज का, और टू द वेस्ट विंड का। विंटर वहां पर भी प्रिजर्वर है, वनस्पति जीव जंतु जो बर्फ के अंदर दबे हैं, मैंने वो सीन देखे हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर में डलहौजी में था, तो वहाँ के किसी लोकल बंदे से बात हो रही थी, और आज मेरी एक स्टूडेंट क्लास में वो बोल भी रही थी कि सर मैंने आपको इंस्टा पे फ़ोटो देखा था डलहौजी वाला, और वो कई सर से 2 महीने पहले मैं गई थी डलहौजी, तो वहाँ बर्फ़ ढकी हुई थी, चारों तरफ बर्फ़ थी। जिस जगह खजियार नाम की जगह वहाँ बर्फ़ थी। और जब उसने मेरे फोटो देखे और वो कह रही सर मैंने देखा, तो उसमें पूरी घास ही घास के मैदान थे। हम लोग गए थे अप्रैल में हर मई जून में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, इस बार भी जाना है हमारे को एक बार, और वो उस समय भी गए थे। तो वो बता रहे सर वहाँ बर्फ़ थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ ऐसे हरियाली होगी क्या। और जब हम गए तो वहाँ बर्फ़ का निशान नहीं था, वहाँ केवल हरी हरी बढ़िया घास। और एक जगह गए हम लोग, इतने सारे फ्लावर्स थे। तो एक शॉपकीपर था, उससे पूछा, उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ अक्टूबर से मार्च तक तो हम आते ही नहीं, ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ रहती है। ये तो अप्रैल में बर्फ़ पिघलती है, मार्च से थोड़ी शुरू होती है, और फिर ये पौधे अपने आप आ जाते हैं, और वो फूलों की घाटी कहा जाता है उसको। इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे फ्लावर्स, ये विंटर ने शायद इनको दबा के रखा था, इनको गर्म रखा था। गर्म मतलब ठंडा मतलब मर जाना, जिंदा रखा था इनको। तो ये विंटर हमें जिंदा रखती है। और आप देखना विंटर मौसम ही ऐसा है, आलस भरा मौसम है, लोग खूब आलसी आलसी होते हैं, घर में पड़े रहते हैं, गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्म हलवा खाएंगे, गर्म चाय पकौड़े बनाओ, भाई चलता रहता है सर्दियों के अंदर। ये चीज़ें हमें क्या रखती हैं, गर्म रखती हैं। रजाई ओढ़ रहे हैं, अभी अलग ही मौसम होता है वो। अभी तो गए, ज़्यादा यादें पुरानी नहीं होंगी आपकी। तो विंटर कैप्टस वॉर्म, विंटर हमें क्या रखता है, वॉर्म रखता है, गर्म रखता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठंडी है लेकिन हमें गर्म रखती है। गर्म मतलब जिंदा रखती है, वनस्पति को, वेजिटेशन को, फ्लावर्स को, है ना, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पता नहीं कहाँ से अचानक आ जाते हैं, पैदा हो जाते हो। मेंढक नहीं रहते, जैसे एक दो बारिश आई कितने सारे आ जाते हैं। और आपने बारिश उसमें देखोगे लाइट वाले, वो कहाँ होते हैं, लाखों की संख्या में आ जाते हैं वो, तो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं और अचानक जिंदा हो जाते हैं। विंटर कैप्टस वॉर्म पैराडॉक्स है, विंटर कैप्टस वॉर्म कवरिंग। ये जो विंटर है ना, ये ढक के रखती है अर्थ को इन फॉरगेटफुल स्नो, फॉरगेटफुल स्नो। अब कोई बर्फ भुलक्कड़ हो सकती है क्या? तो ये फॉरगेटफुल पर्सन होते हैं, फॉरगेटफुल कोई मानव होते हैं, या फॉरगेटफुल किसी और चीज का एडजेक्टिव है। और जब किसी और का एडजेक्टिव किसी और जगह आप लगा देते हो तो उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो मानव का गुण हो गया, वो तो पूरा एक सेंटेंस हो, गुण दिखा रहा है, वो कह सकते हो पर्सोनिफिकेशन भी है। बट ये जो एक एडजेक्टिव कहीं और यूज होना चाहिए, उसको वहां से उठा करके कहीं और लगा देते हो आप, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर्ड एपिथेट। आपको पोएट्री पढ़े कई दिन हो गए लग रहा है मेरे को। ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं इसको। यस, चंचल भी बता रही है ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है इसके अंदर।
अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, जो पृथ्वी है वो भुलक्कड़ जो बर्फ है ना उसने उसको ढक रखा है। मतलब ऐसे नहीं होता क्या यार, ऐसे लग रहा है इस बर्फ के नीचे कुछ है ही नहीं, बर्फ ढक करके भूल गई हो, और जब गर्मी आई तो पता लगा अरे नीचे तो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, समझ गया, भूल गई थी वो तो कि नीचे में कुछ है। लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है तो ये फॉरगेटफुल स्नो जो उसको कवर करे होती है, जो विंटर उसको ढक के रखती है, उसको गर्म रखती है, फीडिंग उनको कुछ खिलाती रहती है, मतलब मरने नहीं देती, अंदर अंदर कुछ खिलाना पिलाना उनका चल रहा है ग्रेवयार्ड में। ए लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स, तो इन पेड़ पौधों की जो ड्राई ट्यूबर्स हैं, सूखी जड़ें, ट्यूबर्स होती है जो नीचे सॉफ्ट सॉफ्ट जड़ होती है, रूट होती है, ट्यूबर्स, डेलिकेट पार्ट ऑफ रूफ, रूट, रूट का एक डेलिकेट पार्ट होती है। ए लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, ये जो सूखी जड़ें हैं, डेलिकेट पार्ट ऑफ रूट्स, उनमें थोड़ा बहुत जीवन शुरू हो गया, हरी होने शुरू हो गई हैं, ऊपर पड़ रहे थे ना स्ट्रिंग, हिलना डुलना शुरू हो गई हैं, कुछ तो हलचल शुरू हो गई है, कुछ रेशे निकलने लग गए हैं, इसका मतलब अब जीव इनमें वापस आ रहा है। समर सरप्राइज्ड अस, दो कितना बढ़िया सेंटेंस है। एस कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एलिटेशन। और एक और फिगर ऑफ स्पीच है, बताइए। समर सरप्राइज्ड अस, हमेशा कह रही है सर द वेस्टलैंड के प्रीवियस 2 पार्ट्स ऐड नहीं हुए क्या आप में? जो कल तक पढ़ाया, कल जो पढ़ाया हो तो परसों ऐड होगा, अभी और हो जाएगा ऐड, हो तो कर रहे होंगे आज, शायद आज कर देंगे, वो नहीं हुआ है तो। समर सरप्राइज्ड अस, समर ने हमें क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है एलिटेशन के अलावा? यस, सीमा का सही जवाब आ गया, पर्सोनिफिकेशन। अचंभित कर दिया, खुश कर दिया, नाराज कर दिया, ये कौन करते हैं? इंसान करते हैं। समर ने हमें क्या कर दिया? सरप्राइज। सरप्राइज कैसे कर दिया नील? अरे यार यहां तो बर्फ जमी थी, कुछ नहीं था, ये पेड़ पौधे कहां से आ गए? ऐसे समर ने सरप्राइज कर दिया हमारे को, कहां से आ गए जीव जंतु? तो समर सरप्राइज्ड अस। कमिंग ओवर द स्टर्नबर्गर सी, हम लोग स्टर्नबर्गर सी पहुंचे। अब देखो आप, ये जो कल बता रहा था ना आपको मैं, एक बात पूरी हो गई। बात क्या? 2 बातें हो गई इसमें, एक बात के अंदर ही जीसस क्राइस्ट की बात भी आ गई और बसंत ऋतु की बात भी आ गई। अब देखो तीसरी बात शुरू हो गई। कब वो पहली से दूसरी बात आ गई, पता चला क्या आपको? देर इज नो क्लियर शिफ्ट फ्रॉम वन एपिसोड टू अनदर एपिसोड। एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड का क्लियर वो आपको पता नहीं चलता है। और देखो नई बात आ गई, कमिंग ओवर द स्टर्नबर्गर सी, हम लोग स्टर्नबर्गर सी पहुंचे। कौन? हम कौन? यहां पे पहुंचने वाले हैं, जो इसका मेन फिगर है टायरिसियस। टायरिसियस जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है, इसका कैरेक्टर है वो, एंड मैरी। टायरिसियस एंड मैरी। मैरी का नाम अभी आएगा नीचे, है ना, लिख लो ये। स्टर्नबर्गर सी क्या है दोस्तों? स्टर्नबर्गर सी क्या है? लेक है, कल नाम आ रहा था, लास्ट में पढ़ रहे थे हम लोग। जर्मनी के म्यूनिक शहर के पास एक लेक है जिसका नाम क्या है? स्टर्नबर्गर सी। टायरिसियस मैरी को लेकर के उस झील के किनारे जाता है, दोनों बात करने के लिए वहाँ जाते हैं स्टर्नबर्गर सी में, ठीक है ना। और विद अ शावर ऑफ रेन, बैठे हुए थे
लेकिन तभी वहाँ बारिश हो जाती है, बैठे हुए थे बारिश हो जाती है। वी स्टॉप्ड इन द कोलोनेड, तो वहाँ से भागे और कोलोनेड के नीचे जाके रुके। कोलोनेड क्या है? कोलोनेड होता है अवेन्यू। अवेन्यू क्या होता है? जो रोड होता है ना, आपने सुना पार्क अवेन्यू, कंपनी का नाम भी है। अवेन्यू क्या होता है? रोड, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हों, सुन रहे हो क्या आप? और जो पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं तो ऊपर जाके मिल जाते हैं ऐसे, है ना? तो उस पूरे रोड पर एक ऐसे टूम बन जाता है, एक ऐसे शेल्ट बन जाती है, कवरिंग बन जाती है। और जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो बारिश नहीं आती है ना, जब वो रोक लेती है कुछ समय के लिए, बारिश को पेड़ रोक लेते हैं। तो उस कोलोनेड के नीचे जाके टायरिसियस और मैरी लैरिस्क, इसका पूरा नाम मैरी लैरिस्क है, जो शायद जर्मनी की कोई काउंटेस है, बड़े परिवार की, राजघराने की लड़की है वो मैरी उससे बातचीत कर रहा है। स्टर्नबर्गर सी, जो एक लेक है म्यूनिक शहर में जर्मनी के, वहाँ बैठे हुए थे। तभी शावर ऑफ रेन हो जाती है, ये भागते हैं बारिश से बचने के लिए और एक अवेन्यू के नीचे जाके शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं, वहाँ जाके रुकते हैं। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, और जैसे ही सनलाइट होती है, बादल छटते हैं, बारिश रुकती है, आसमान खिलता है, धूप आती है, तो वो भागते हैं इनटू द होफ गार्टन। कहाँ जाते हैं? हॉफ गार्टन, कल हम बात कर रहे थे। हॉफ गार्टन एक गार्डन है, गार्टन, गार्डन, वही म्यूनिक में, जर्मनी के म्यूनिक शहर में एक गार्डन का नाम है जिसका नाम है होफ गार्टन। तो ये लोग भागकर कहाँ जाते हैं? पहले तो वहाँ रुक जाते हैं, फिर अब धूप उप आ गई, चलो गार्डन बैठेंगे, जाके थोड़ा मस्ती करेंगे, तो ये दोनों गार्डन में जाते हैं। एंड ड्रैंक कॉफ़ी, तो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, और कॉफ़ी पी इन्होंने। एंड टॉक फॉर एन आवर, और लगभग 1 घंटा दोनों ने वहाँ पर बातचीत की आपस में, मैरी लैरिस्क ने और टायरिसियस ने, है ना? अब बात बता रही, देखो यहाँ पर जो मैरी है ना, वो अपने बारे में बता रही है। ये सेंटेंस मैरी बोल रही है, ये मैरी बोल रही है। और जो वर्ड देख रहे हैं ये आपको इंग्लिश में लग रहे हैं क्या? अक्षर तो इंग्लिश वाले हैं, बट ये लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ये है जर्मन, जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन वर्ड्स है। बिन गैर केन रशियन, इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट रशियन, मैं रशियन नहीं हूं। स्टेमन ऑस लैटुअन, आई एम फ्रॉम लिथुनिया, लिथुनिया, मैं लिथुनिया से हूं। एक्ट ड्यूटेक्स, आई एम अ रियल जर्मन, मैं वास्तव में क्या हूं? जर्मन हूं, मैं लिथुनिया से हूं, आई एम अ रियल जर्मन। ये इसका इंग्लिश में मीनिंग हो गया। बिन गैर केन रशियन, स्टैम ऑस लिथुनियन, एक्ट, पता नहीं मुझे बोलना नहीं आ रहा मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं तो उसको इंग्लिश हिसाब से बोल रहा हूँ, इसका जर्मन में कैसे बोलते हैं आई डोंट नो, आप भी नहीं जानते, इसलिए मेरे को दिक्कत होगी नहीं मेरे को, वरना आप टोक देते। हाँ, कोई होता है ऑनलाइन वालों में से कोई जानकार हो जर्मन, क्योंकि आज कई स्कूल में जर्मन फ्रेंच चलती हैं, जो सीबीएसई बोर्ड स्कूल होते हैं ना, उनमें आपके पास ऑप्शन होता है आप जर्मन सीखोगे या फ्रेंच सीखोगे, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तुम्हारे स्कूल में कौन सा बबीता? कुछ नहीं, सीबीएसई बोर्ड स्कूल नहीं है? हाँ, तो फिर तो वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ तो सिंपल सरल है वो। तो ये देखो क्या कहती है, जब बातचीत कर रहे थे 1 घंटे, कॉफ़ी पिए, बात कर रहे हैं आराम से, गार्डन बैठे, तो बोलती है कि मेरे को रशियन मत समझना, आई एम नॉट रशियन, आई एम रियल जर्मन, आई एम फ्रॉम लिथुआनिया। अब ये देखो, अगर थोड़ा ज्योग्राफी देखो ना आप, तो ज्योग्राफी ये कहती है कि इधर तो अमेरिका है दोनों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
इधर अपना जापान, चाइना, इंडिया वगैरह है, और बीच में यहाँ पर आपको ध्यान है यूरोप है। ये बीच में इधर पूरा पानी, प्रशांत महासागर, और ये सारे, ये प्रशांत तो खैर इधर है, इधर और इधर है, वो आप देख लेना ज्योग्राफी हिसाब से। इधर है अपना यूरोप, और इसमें इधर ये इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह, फिर इधर है जर्मनी, और जर्मनी से आगे चलते हैं तो इधर लिथुनिया आता है। और ये पूरा इलाका जो है ना रशिया का बड़ा इलाका था, वो रशिया ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था एक बार से, ताकतवर देशों में था वो, अमेरिका और रशिया दोनों बराबर टक्कर के थे, तो लगभग यहाँ तक पहुँच गया था। तो ये जर्मनी और रशिया, और बीच में कहीं क्या है, लिथुआनिया है। मैं ऐसे ही मैप देख रहा था तो उसे समझा रहा हूँ आपको मैं। तो जो लिथुआनिया है, ये कह रही मैं यहाँ से हूँ और हम जर्मन हैं, हम, मुझे रशियन मत समझना, ऐसे अपना परिचय दे रही है। और वो दुनिया ऐसी थी, कौन सा देश किस पे कब्जा कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चल ही रहा था, कोई रशिया के अंडर में है कि जर्मनी के अंडर में है, बहुत भयानक दृश्य थे वो। तो इसलिए वो थोड़ा अपना आइडेंटिटी बता रही है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिथुआनिया से हूँ, मैं एक रियल जर्मन। लाइन समझ में आ गई आपको? ये मैरी बता रही है उसको। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, अब ये कॉफी पीते पीते बात को और आगे बढ़ा रही है। सीमा सोलंकी कह रही है एंड, हाँ अगर एंड दो बार शुरू में आ रहा है तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो लगातार अगर आता है तो वो होता है। जैसे इसमें यहाँ आ रहा है क्या, एंड, इसके लिए कह रही हैं अगर किसी लाइंस के शुरू में कोई दो वर्ड सेम रिपीट होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं आप लोग? एनाफोरा कह सकते हैं। तो सही कह रही हैं, एनाफोरा है। एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन, फिर आगे कहानी बता रही, जब हम बच्चे थे ना, स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स। अब देखो यहां से लगता है कि ये किसी रॉयल फैमिली की लड़की थी। तो हम ना आर्क ड्यूक, जो सबसे बड़ा ड्यूक होता है, सबसे बड़ा, मतलब जर्मनी इटली में राजा को ड्यूक कहते थे, ड्यूक, काउंट ड्यूक, है ना, ऐसे नाम होते हैं। तो मैं आर्क ड्यूक के यहाँ रुकी हुई थी जब हम छोटे थे। हम कौन कौन? एक तो मैरी और एक, नहीं, उसका कज़न। एपिसोड चेंज हो गया। ये बता रही है कहानी उसको कि मैं रशियन नहीं हूँ, मैं जर्मन हूँ, और जब हम छोटे थे तो ये अपने बचपन की बात बता रही है टायरिसियस को। तो मैं और मेरे जो कज़न थे, जब हम आर्क ड्यूक पे रह रहे थे, क्या होता है, वो ड्यूक का बेटा हो, चिल्ड्रन, वो कज़न उसका, माई कज़न्स, मतलब ये मेरे कज़न का घर था ये। जब नहीं अपन नानी के जाते हैं, मौसी के जाते हैं, बुआ के जाते हैं, तो गर्मी में गई होगी वहाँ। ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड। स्लेड मतलब स्लेज, स्लेज होती है ना, स्लेज गाड़ी, आपने देखा होगा, एक वो गाड़ी होती है जो स्लेज होती है, उसको रेडियर्स या डॉग्स खींचते हैं, जो अपने ये क्रिसमस के ऊपर जो सांता क्लोज आते हैं इस गाड़ी बैठ करके, वो स्लेज होती है, बर्फ़ में चलती है। तो बर्फ़ में ऊपर से नीचे जाना हो ना अपने को, तो आप इसे फिसलते हुए आराम से आ जाओ, बहुत स्पीड से आपको ले जाएगी। तो ड्यूक का जो महल होता है वो जनरली काशल्स ऊपर होते हैं पहाड़ों पे। तो ये कज़न जो है मैरी को बोलता है, ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेज, वो मुझे स्लेज पर बैठा के घुमाने ले गया, उसका कज़न उसको घुमाने ले गया। एंड आई वॉज फ्राइटन, और मैं तो डर गई। जब मुझे ऊपर पहाड़ी से वो नीचे ले जा रहा होगा, स्पीड चलती है गाड़ी वो, मैं डर गई। ही सेड, उसने कहा, किसने? हर कज़न, उसके कज़न ने कहा, मैरी मैरी होल्ड ऑन टाइट, मुझे टाइट पकड़ लो। एंड डाउन वी वेंट, अब हम कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों से नीचे उतरेंगे, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। देयर यू फील फ्री, वहाँ तुम कैसा महसूस करोगी? फ्री, फ्री फ्रॉम द सोसाइटी, फ्री फ्रॉम द फैमिली बाउंडेशन, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ योर पेरेंट्स। तो शायद ऐसा लगता है कि इन कजन्स में ना कुछ सेक्सुअल परवर्जन था, एबनॉर्मल रिलेशन होता रहा हो, और ये कज़न अपनी कज़न मैरी को
नीचे घुमाने ले गया हो और कुछ गलत इनके साथ आपस में इन्होंने कुछ किया हो जो मोरल नहीं हो, ऐसा नज़र आता है। उसको नीचे ले गया, मैरी मैरी टाइट पकड़ो मुझे, कंट्रोल, वहाँ फ्री रहेंगे, तो वो बात भी लगा। और ये भी हो सकता है कि बचपन में बच्चे खेल रहे हो, बट ये मॉडर्न एज है, इसमें ऐसा होता है, तो वो सेंस भी एक नज़र आता है। बाकी सिंपल लैंग्वेज तो ये है कि भाई कज़न अपने मैरी को नीचे माउंटेन्स में लेके गया और वहाँ वो फ्री महसूस कर रहे हैं, मतलब बंधनों से मुक्त, पापा मम्मी होंगे नहीं, कोई डांटने वाला होगा नहीं, तो अपना आराम से घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे, व्हाटएवर जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है ना, ऐसा इसमें वो हो रहा है। तो अब आगे देखिए, आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। आई मतलब वही मैरी, मैरी अपने बारे में बता रही है। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, मच ऑफ द नाइट, रात को मैं खूब पढ़ाई करती हूँ, एंड गो साउथ इन द विंटर, और विंटर के महीने में मैं कहाँ जाती हूँ, साउथ जाती हूँ। नॉर्थ में ठंड ज़्यादा रहती है, तो विंटर में ये कहाँ चली जाती है, साउथ में जाती है। ऐसे ही कोई बात बता रही है, कोई लिंक मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप किसी को बात बता रहे हो, खूब सारी बातें बता रहे हो एक के बाद एक घंटे बात की इन्होंने। वॉट आर द रूट्स दैट क्लच, वॉट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन, यू कैन नॉट से और गैस फॉर यू नो ओनली। यहाँ पर एक एपिसोड और ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं। अब मैरी से कोई लेना देना नहीं है, अब एक नई बात शुरू होगी। वॉट आर द रूट्स दैट क्लच, जो हम शुरू बात करते हैं, कहते हैं ये सर्कुलर है, ये घूमती रहती है, स्पाइरल है, अप एंड डाउन चलती रहती है। तो देखो ये वापस शुरू हो गई। आपको ध्यान है वो रूट्स में स्ट्रिंग हो रही थी, मूविंग हो रही थी, कुछ ब्रीडिंग हो रही है, फूल खिल रहे हैं। वॉट आर द रूट्स दैट क्लच, ये रूट किसकी हैं भाई, जो जमीन को पकड़ी हुई है। ये रूट्स किसकी हैं, ऑफ द ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति के पेड़ की हैं। और जब आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हो ना, तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, अपने रिलीजन को नहीं भूलना चाहिए। What are the roots that clutch, ये जड़ें किसकी हैं, ये रूट्स किसकी हैं, रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ कल्चर, ये कल्चर के पेड़ की रूट्स है। What branches grow, और इनसे क्या शाखाएं उग रही हैं, तो कल्चर के पेड़ से शाखाएं उग रही हैं, वो फल फूल रहा है। वेस्ट लैंड में भी कौन जिंदा रहेंगे, कौन फल फूलेंगे, जो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, जो अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, जो अपने रिचुअल्स को, कस्टम्स को नहीं छोड़ेंगे, कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, वो ग्रो करते रहेंगे, वो उनकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी। आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, इस स्टोनी बंजर पथरीली रबिश वेस्टलैंड में भी कल्चर का पेड़ तो फलता फूलता रहेगा। स्टोन यानी मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बना हुआ, रबिश यानी स्टोनी रबिश यानी वेस्टलैंड। इस रबिश में, इस डस्ट से, इस डर्ट से, इस वेस्टलैंड से, नॉन फर्टाइल लैंड से कल्चर का पेड़ तो पनपेगा। इसलिए कहते हैं अपने धर्म को मत छोड़ो, मोरलिटी को मत छोड़ो। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है लेकिन आपके पर असर ना आए, तो आप तभी हो सकता है जब अपने कल्चर को, रीति रिवाजों को, संस्कारों को आप नहीं छोड़ेंगे। सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, यहाँ पे इलियट वही टायरिसियस को कह रहा है, सन ऑफ मैन, हम इंसानों को कह रहा है। यू कैन नॉट से और गैस फॉर यू नो ओनली, ये कह रहा है टायरिसियस, तुम न तो कुछ कह सकते हो, न तुम अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कल्चर क्या होता है। तुम जिस एज में हो, सन ऑफ मैन लोग, हम जो पैदा हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने युद्ध देखा है, उन्होंने लड़ाई झगड़े देखे हैं, उन्होंने सेक्सुअल परवर्जन्स देखे हैं, तो उन्होंने कल्चर को, रीति रिवाजों को देखा ही नहीं।
यू नो ओनली, तुम न कुछ जानते हो, न अनुमान लगा सकते हो, न तुम कुछ बता सकते हो। यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि तुमने तो केवल क्या देखा है, ब्रोकन इमेजेस देखी है। ब्रोकन इमेजेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्रोकन इमेजेस ऑफ चर्च, broken images of your culture, broken images of your custom, rituals, religion, broken images of human beings due to world war, buildings, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो तुमने तो केवल बर्बादी ही देखी है, कैटास्ट्रॉफी देखा है। क्या देख रहा है बेटा, तो कुछ है क्या अनिल? बार बार ध्यान जा रहा है आपको, ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। तो तुमने तो केवल क्या देखा है, ब्रोकन इमेजेस देखी हैं, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो तुमने बर्बादी देखी है, तो तुम्हें संस्कृति कहाँ पता, तुम्हें रिलीजन कहाँ पता? तुम तो अधर्म ही देखा है, ई रिलीजन देखा है, इमोरलिटी देखी है, स्पिरिचुअलिटी तुमने देखी ही नहीं। तो यही को ब्रोकन इमेज तुमने ये देखा है बस, लाशों के ढेर, कचरे का ढेर, हीप ऑफ डस्ट, हीप ऑफ डर्ट, हीप ऑफ dead bodies, where the sun beats, जहां सन, सूरज की रोशनी पड़ती तो है, बट मॉरलिटी वाली नहीं, अच्छा प्रकाश, अच्छा ज्ञान देने वाली नहीं। where the sun beats and the dead tree gives no shelter, जहां सूरज चमकता तो है लेकिन हमें अच्छाई और बुराई की रास्ता नहीं दिखाता। मॉरल क्या है, इमोरल क्या है, इस दुनिया में सूरज भी हमें नहीं बता रहा। द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, ये जो डेड ट्रीज है ना इस वेस्टलैंड के, जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ रिलीजन नहीं है, जहाँ मॉरलिटी नहीं है, जहाँ लोग जीसस क्राइस्ट को मार चुके हैं, उस जगह पर ये मरे हुए पेड़, जो पेड़ सूख गया, जो आपने शुरू में फोटो देखा था जिसमें पत्तियां ना हो, केवल डालियां रह गई, वेस्टलैंड का वो सूखा पेड़, डेड ट्री, क्या वो छाया देगा क्या? तो जिस जगह धर्म नहीं है ना, वो आपको कोई शांति नहीं दे सकता, आराम नहीं दे सकता, वो सोसाइटी आपको आराम दे ही नहीं सकती। द क्रिकेट नो रिलीफ, जो क्रिकेट है, क्रिकेट मतलब जो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, है ना, वो इनके म्यूजिक ये बोलते हैं, बट वो म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, डरावना लगता है। सुनसान में, बंजर जगह में, रेगिस्तान में इन कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी डरावनी लगती है, वो रिलीफ नहीं देती। बंजर जगह पे, खंडर जगह पे जाओगे आप, इनसे डर लगेगा, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, हर तरफ बर्बादी है। वेस्टलैंड में होगा, पेड़ से छाया नहीं, जीव जंतुओं से अच्छी आवाज़ें नहीं आएंगी, और आपको जो ये ड्राई स्टोन है, पत्थर खोदोगे सूखी सूखी ज़मीन ही निकलेगी, पानी कहीं पर भी नहीं आएगा। नदियों में, पहाड़ों में, झरनों में पानी मिलेगा ही नहीं, हर तरफ सूखा, ड्रॉट, ड्राइनेस, बैरननेस, वेस्टलैंड, बर्बादी ही बर्बादी, क्योंकि कल्चर नहीं है, क्योंकि रिलीजन नहीं है, क्योंकि मॉरलिटी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, अगर छाया चाहिए तो प्रभु की शरण में आओ। अंडर द रेड रॉक, रेड रॉक लाल पत्थर से चर्च बनाते हैं लोग, मूर्तियां बनाते हैं भगवान की, तो उसकी शरण में जाओगे। अंडर दिस रेड रॉक, रेड रॉक मतलब चर्च, अंडर दिस रेड रॉक मतलब द स्टैच्यू ऑफ जीसस क्राइस्ट, आइडल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके अंडर जाओगे ना, तभी क्या मिलेगी आपको, शैडो। वरना तो ये सब बर्बादी ही बर्बादी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आराम मिले, शांति मिले, छाया मिले, तो आपको श्री प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा, अंडर द शैडो ऑफ रेड रॉक। कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, इस रेड रॉक की शैडो के अंडर आ जाओ, यहीं तुम्हें क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। भगवान की शरण में आना पड़ेगा,
धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पैरेंथेसिस है, ये जो बीच में ब्रैकेट डोल के डालते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, किसमें बेटा? डेड ट्री नहीं, पेड़ पौधे तो मरते हैं, वो मरते हैं, ये पौधा मर गया, सूख गया, ये तो कर सकते हो। बोलते नहीं पौधा सूख गया, मर गया, ये तो यार जीव जंतु है ये तो। ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ ढूंढने में नहीं चाहिए, ज़्यादा ढूंढते हैं ना हम लोग, इससे कविता का रस खत्म होता है। कम इन अंडर द, ये हो गया बात। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, ये दुनिया है, इसमें आदमी को, सबको किससे डर लग रहा है? मौत से। उनको लग रहा है कि हमारी जिंदगी मोमेंट्री है, कभी भी कोई बॉम्ब गिरेगा, कभी कोई मिसाइल गिरेगी, कभी एटम बॉम्ब गिरेगा और हम सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो ये लाइफ ट्रांजिटरी है, लाइफ मीनिंगलेस है। तो ऐसा एहसास इलियट कह रहा है कि मॉडर्न मैन को है। आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आइदर, मैं कुछ, देखो आपको, जो लोग भगवान के शरण में नहीं होते हैं ना, उनमें एक अलग चीज़ होती है। योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, आपको लगता है कि जो शैडो, आप पैदा हुए हो आज, देखो ये एक ना, एक तरह से बहुत अच्छा मेटाफोरिकल यूज़ कर लिया। आदमी पैदा होता है, खूबसूरत होता है, ताकतवर होता है, जवान होता है और अच्छा होता है, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, ढलने लगता है। तो जीवन की शुरुआत सुबह से कर दी, मिडिल एज आफ्टरनून से कर सकते हो आप, और इवनिंग आपकी ढलती उम्र, और नाइट मतलब मर गया आप। दिन में होता है ना ऐसा, ऐसा आपकी लाइफ है। और ये कह रहा है कि आदमी में वो डर है कि मेरी मौत आएगी, उस डर से ही वो सहमा हुआ है और जिंदगी जी रहा है डर डर के। योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, सुबह सुबह देखना आप, जैसे मान लो सूरज इधर उगता है, पूरब मान लो, और आप सूरज के सामने खड़े हो, आपकी छाया पीछे दिखाई देगी और छाया बहुत बड़ी दिखाई देगी। फिर वो सूरज धीरे धीरे ऊपर आएगा और आपकी छाया क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और छोटी। फिर आपकी छाया आगे हो जाएगी, मतलब शाम आने वाली है, मौत आने वाली है। अब आप मौत का इंतजार करें। 40-50 के बाद आदमी क्या सोचता है? बस अब बचे हुए दिन। उस तब मैं क्या सोचता, 40 तक क्या सोचता था कि यार बाद में मजे करूंगा। फिर सोचता अब क्या मजे करो, तो मरने का टाइम आ गया। जैसे आपके पापा मम्मी मजे करने सोचे हैं, पिकनिक पर जाएं, घूमने जाएं, छोटे कपड़े पहने मम्मी, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप खुद ही मम्मी यार तो बुढ़ापे में क्या कर रही है, पहले करती। अरे बेटा पहले कब करती? पहले तुम्हारे चक्कर में नहीं कर पाई और अब तुम नहीं करने दे रहे हो, और अजीब भी लगेगा। 50 के बाद आदमी का अजीब भी लगेगा। तो ये जिंदगी ऐसी है, इसके अंदर मौत का डर रहता है। जो छाया कभी आपके आगे थी, पीछे थी, लोग आपके, जमाना आपके पीछे था, दुनिया आपको फॉलो कर रही थी, अब आप रास्ता देख रहे हैं किसका? मौत का, शाम का, नाइट का। तो मॉर्निंग जिसमें आपकी शेडो पीछे आपका करती है, वही इवनिंग में आपसे आगे मिलने का इंतजार करती है। आई शो यू फियर, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें, वो दुख, टायरसियस कह रहा है कि मैं तुम्हें डर दिखा सकता हूं इन हैंडफुल ऑफ डस्ट में। ये जो मुट्ठी रेत जो है ना, ये रेत, मुट्ठी भर रेत, और ये किसके लिए यूज किया गया? हैंडफुल ऑफ डस्ट। ये हैंडफुल ऑफ डस्ट किसके लिए यूज किया गया है? कौन है मुट्ठी भर रेत? इंसान। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, क्यों घमंड कर रहा है भैया इतना?
सब एक दिन मिट्टी मिलेंगे, मुट्ठी भर मिट्टी हैं हम, उसको लेकर के लोग गंगा में डाली आते हैं। एक मुट्ठी उठाते हैं वहाँ से, 2 मुट्ठी मान लो आप, उसको डाली आते हैं, तो कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये एक तरह से मेटोनिमी है, फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनिमी क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु से कोई चीज इतनी जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई है कि वो उसके नाम से जानी जाती है। तो इंसान से इतना जुड़ा हुआ है कि मरेगा तो मिट्टी में दफनाया जाएगा, मिट्टी बन जाएगा वो। हर इंसान जुड़ी हुई चीज है। तो आदमी को अब क्या बोलने लग गए? मॉर्टल, हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैन इज मॉर्टल। तो मॉर्टल बोल देते हैं उसको। मॉर्टल में डर है, हैंडफुल ऑफ डस्ट में डर है, मरने का डर होता है। तो ये मौत का डर है, इसलिए व्यक्ति अपनी जिंदगी ढंग से नहीं जी पा रहा। इस डर से मुक्ति कब मिलेगी आपको? वही रेड रॉक के अंदर जाओ, मुक्ति मिलेगी, भगवान की शरण में जाओ। अब ये वापस फ्रेंच वर्ड, वो जर्मन वर्ड आ गए, वापस जर्मन वर्ड है फ्रिश वेट डर विंडर हेमेट जू मेन आयरिश काइंड वो वेलस डू जू डू। ये फ्रेंच वर्ड है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, जर्मन वर्ड है। एक जर्मन ओपरा है, एक जर्मन ओपरा है रिचार्ड का, रिचार्ड वैगनर। मैंने सारे नहीं सब चीज़ें लिख रखी हैं आपको। जो कल मैंने 69 पॉइंट्स पढ़ाए थे ना, उसके बाद इन लाइंस के वहाँ पर पूरा पैराफ्रेज है, तो वहाँ दोबारा पढ़ना उसको। और अगर आपको यहाँ लिखने के मन करे तो वहाँ से देख देख के आप लिख लेना, लाइन वाइज मैंने कर रखा है। तो ये 4 लाइन है। इसमें ये कहानी जर्मन ओपरा बता रहा हूँ मैं, जो रिचार्ड वैगनर ने ये कहानी लिखी है। और उसमें कहानी है ये ट्रिस्टन एंड इसोल्ड की। किसकी कहानी है? ट्रिस्टन एंड इसोल्ड, ठीक है। अब ट्रिस्टन एंड इसोल्ड की कहानी क्या है वो आप समझने की कोशिश करें। ट्रिस्टन नाम का एक व्यक्ति योद्धा था, इसके राजा थे मैक करके, और कॉर्नवेल करके कोई जगह थी, वहाँ के वो राजा थे। इसको एक राज्य आयरलैंड है, उस पर अटैक करते हैं, उसको जीत जाते हैं। तो आयरलैंड की राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं राजा, समझौते होते भी थे इससे पहले। तो वो इसोल्ड को लेने भेजता है, उसको ट्रिस्टन को भेजता है इसोल्ड को ले। उस राजकुमारी का नाम इसोल्ड होता है। ट्रिस्टन जाता है, सेलर होता है, यात्री होता है, जहाज पे यात्रा करके आयरलैंड जाता है, इसोल्ड को लेता है और वापस अपने राज्य में आता है। इसोल्ड को ये अच्छा लगता है, इसको इसोल्ड अच्छी लगती है, एज वाइज भी बराबर से है। बट जब ये वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको इसोल्ड को ले आता है तो एक ड्रिंक होता है जो आपने यहाँ भी देखा होगा, जैसे लोग नशा करते हैं, या आपने शादियों में देखा होगा, खुद जो वाइफ होती है अपने पति के लिए दूध लेके जाती है गरम गरम, उसके पीछे परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी कोई परंपरा थी, बट वो दूध ना हो करके कोई ऐसे ड्रिंक होता था। वो जो माँ होती है वो इसोल्ड को ऐसे, मतलब इसमें कई कहानियाँ अलग 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 रेफरेंसेज हैं, पर मैं जो मोटी कहानी मुझे समझ में आती है वो बता रहा हूँ। इसमें 10 कहानियाँ इसोल्ड और ट्रिस्टन को लेकर के, पर एक मोटी कहानी ये है जो मेन समझ में आती है हमारे को, कि वो उसके लिए कोई पेय पदार्थ लेके जाती है, उसको देती है, भाई इसको पिलाओ, अपने हस्बैंड को पिलाने के लिए होता है। और वो हस्बैंड को ना पिला करके बाय मिस्टेक, गलती से वो भी पी लेती है और वो ये पी लेता है ट्रिस्टन भी। वो पेय पदार्थ ऐसा था जिससे जो जिसको पिलाता है उसके प्रति उसमें प्यार की भावना पैदा हो जाती है, इमोशंस जाग जाते हैं उसके लिए,
खासकर लव अफेक्शंस और सेक्सुअल अफेक्शंस की। तो ट्रिस्टन में और इसोल्ट में आपस में एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, उनके रिलेशंस बन जाते हैं, ठीक है ना, और ये मतलब एक नया रिश्ता बन जाता है जो गलत हो गया। फिर ये कहते हैं कि शायद उस समय तो चलो वो गलती से हो गया, पर वो बाद में भी एक दूसरे से अलग नहीं होते और गुप चुप में वो रिलेशंस अपने मेंटेन रखते हैं। उस ज़माने के हिसाब से ये गलत रिश्ता था, इलिसिट रिलेशनशिप था। राजा भी अपनी वाइफ इसोल्ट से प्यार करता है, ये भी पसंद करती है राजा को, ट्रिस्टन इसको पसंद करता है, वो राजा ट्रिस्टन को भी पसंद करता है क्योंकि अच्छा योद्धा था, उसका फैमिली मेम्बर ही था। लेकिन फिर भी ऐसी गड़बड़ रहती है, गुपचुप में ऐसे गलत काम होते हैं। फिर बाद में कहानियाँ ये है कि वो राजा को पता चल जाता है, वो इनको मारने की बात करता है, इसोल्ट को मारने भेजता है, लेकिन बाद में उसको दया आ जाती है, उसको है ना क्वारंटाइन कर देता है। जैसे अपन लोग अभी हो रहे थे कोरोना में, क्वारंटाइन वर्ड पुराना है ये, हमें समझ में कब आया ये, कोरोना टाइम में समझ में आया प्रैक्टिकली। तो ऐसे, और इसोल्ट को मारने ले जाते हैं उसको, ट्रिस्टन को, वो भाग जाता है, भाग करके इधर उधर चला जाता है। फिर वो कहते हैं बाद में लड़की भी चली जाती है, शादी कर लेते हैं। कई अलग अलग कहानियाँ है, कोई कहता है नहीं शादी नहीं करी, ये वहीं रहती है, वो चला जाता है, वो कहीं शादी कर लेता है, उसका नाम भी सोल्ड होता है। फिर वो बीमार हो जाता है, उस लड़की जिससे शादी करता है उसको पता होता है, वो सुंदर भी होती है, नाम भी इसका सोल्ड होता है, इससे शादी कर लेता है उससे। फिर ये इसका मन करता, बीमार हो जाता है, मरने वाली स्थिति में आ जाता है। तो उसकी वाइफ कहती देख तेरी वो इसोल्ट तो आया ही नहीं तेरे से मिलने के लिए, बुलावा भेजता है वो आती नहीं है, देख रहा होता है वो पहुंचती नहीं है। तो फिर वो कहती है कि देख वो तो पहुंची ही नहीं, तो वो मर जाता है इस दुख से। जैसे ही मरता है उसका जहाज आ जाता है इसोल्ट का, वो उसको मरा हुआ देख के खुद मर जाती है। ऐसे ट्रिस्टन और इसोल्ट की ट्रेजेडी है जो ख़त्म होती है। इसके आप रेफरेंस पढ़ना, गूगल पे मिल जाएंगे अलग अलग आपको। तो ट्रिस्टन और इसोल्ट की है, तो उसमें जब ट्रिस्टन लेने जाता है तो वो ये रेफरेंस उस वैगनर के उसमें है, ओपेरा में, जर्मन ओपेरा में ये लाइंस वहाँ से उठाई टी.एस. इलियट ने। और ये कहता है फ्रिस्क वेट डर, यानी कि फ्रेश एयर आ रही है होमलैंड से, घर से। ये आयरलैंड जाता है उसको लेने के लिए, और इसको जो घर है वहाँ से इसको क्या आ रही है ना, घर की याद, फ्रेश एयर। विंडर हैमजू मतलब घर से हमारे वो फ्रेश एयर आ रही है, होमलैंड, हैमजू मतलब होमलैंड से। मैन आयरिश चाइल्ड, और ये आयरलैंड की कौन है, इसोल्ट। तो आर यू आयरिश चाइल्ड, क्या तुम आयरिश चाइल्ड हो। वो वेलेस दो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, वेयर आर यू लिंगरिंग, तुम कहाँ रह रही हो, कहाँ हो। तो ये लाइन एज इट इज वहाँ बोली जाती है, कैरेक्टर्स बोलते हैं, वो लाइन उठा के यहाँ रख रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि इस तरह के गलत रिलेशंस पास्ट में भी होते थे, लेकिन वहाँ पछतावा होता था, सजा मिलती थी। इसोल्ट को मारने की बात हुई, ट्रिस्टन को मारने की बात हुई, इनको देश निकाला गया, ये दुख पाए, मर गए दोनों। गलत काम तो उस समय भी होते थे। राजा की रानी थी, उसको लेने गया था, खुद शादी कैसे कर ली, खुद कैसे रिलेशन वाली उसने। तो गलत तो पहले भी होते थे, लेकिन पहले कहीं ना कहीं रिमोर्स होता था, रिपेंट होता था। तो यू गैव मी हिसेंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। अब कोई लड़की, शायद उसका मैरी हो, वो ट्रिस्टन से बात कर रही हो, या कोई और कैरेक्टर आ गया हो, वो दूसरे कैरेक्टर से बोलती है यू गैव मी हिसेंथ फर्स्ट अ ईयर अगो। हिसेंथ ये ना एक काइंड ऑफ फ्लावर्स है, जैसे अपने रेड रोज होता है ना। अगर कोई लड़का किसी लड़की को रेड रोज दे रहा हो और आप देख लें, अरे यार भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये बोलेंगे आप, ये सोचेंगे आप। कोई लड़का अगर किसी लड़की को रोज दे रहा हो रेड वाला, तो गड़बड़ लगेगी। तो ये वही कह रही है कि तुमने मुझे ना हिसेंथ फ्लावर्स दिए थे 1 साल पहले पहली बार, उसके बाद मैं बदनाम हो गई, लोगों को पता चल गया। अब देखो कोई बात बता रही है, दे कोल्ड मी द हिसेंथ गर्ल। अब वो लोग मुझे क्या बोलते हैं,
ये है वो इसेंट गर्ल, ये है इसेंट गर्ल, करप्टेड गर्ल, लड़की बेकार, ठीक है ना, जो लड़के से गलत रिलेशन बनाती है, फूल लेती है। यट व्हेन वी केम बैक, फिर जब हम वापस आए फ्रॉम द हिसेंट गार्डन, हिसेंट गार्डन मतलब जहाँ लड़के लड़कियों को फूल देते हैं, हाइड पार्क ऑफ लंदन। हिसेंट गार्डन क्या है यहाँ पे? लंदन का हाइड पार्क कह सकते हो आप, वो रेफरेंस है ये। और ये हाइड पार्क ना बदनाम है रोमांटिक अफेयर्स के लिए, या लड़के और लड़कियां जाते हैं, है ना, झाड़ियों में जाके बैठते हैं, गुपचुप बातें करते हैं और फिजिकल थोड़े बहुत हो जाते हैं, फ्लावर्स देते हैं। तो यहाँ अधिकतर आपको प्रेम के जोड़े मिलेंगे। तो वहाँ कोई चला गया और कोई वहाँ से निकलता हो देख ले लड़के और लड़की को, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? यार कुछ तो गड़बड़ है, जगह ही ऐसी हो, वहाँ लोग जाते वही हैं। तो एक बदनामी का डर रहता है, और इसको किसी ने देख लिया वहाँ से आते जाते निकलते हुए हिसेंट फ्लावर्स के साथ में उस गार्डन से। देखो हिसेंट का 3 बार आया यू, हिसेंट हिसेंट हिसेंट, रिपीटिशन हो गया 3 बार वर्ड का ना। तो ये बताना चाह रहा है कि करप्शन था, है ना, मतलब ये कुछ तो गलत रिलेशन था इनका बीच में। वैन वी केम बैक लेट, रात को जब लेट आए, रात को गार्डन से जब रात को 8-9 बजे बाहर निकले हिसेंट गार्डन से, तो मुझे लोग क्या बोलने लगे? हिसेंट गर्ल बोलने लगे, क्योंकि तुमने मुझे हिसेंट फ्लावर दिया और तुम मुझे हिसेंट गार्डन में ले गए, हाइड पार्क में लेके गए, तो मैं तो बदनाम हो गई उसके बाद। योर आर्म्स फुल, योर हेयर वेट, तुम्हारी आर्म्स फुल थी, तुमने मतलब आर्म्स फुल मतलब 2 तरह हो सकता है भाई, खूब सारे फ्लावर लेकर आया होगा, कोई फ्लावर, वो क्या बोलते हैं उसको, बुके, या होता है उस लड़की को उसने बाहों में भर रखा हो और लोगों ने देख लिया हो। योर हेयर वेट, तुम्हारे बाल क्या थे? गीले थे, ठंड में हो गए होंगे ओस पड़ने से, या बाल के लिए बारिश हुई हो, कुछ तो गड़बड़ हुई हो, बता नहीं रखा। आई कुड नॉट स्पीक, मैं तो बोल भी नहीं पाई। माई आईज फेल्ड, मेरी आंखें फेल थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ देख नहीं पा रही थी, मतलब मैं प्यार में अंधी हो गई थी। और देखो टायरिसिस भी ब्लाइंड है, और ये लड़की प्यार में क्या हो गई है? अंधी। जब आदमी की आंखें देखना बंद कर दे, इसका मतलब क्या है? वो ब्लाइंड है, ब्लाइंड इन लव। और आज के ज़माने में लोग प्यार में क्या हो गए हैं? अंधे हो गए हैं, अच्छा बुरा भी नहीं देखते कि माँ क्या सोचेगी, बाप क्या सोचेगा, बदनामी क्या होगी, क्या नहीं होगी, खानदान का नाम कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ अंधा हो जाता है। लव इज़ ब्लाइंड। तो मेरी तो आंखें ही अंधी हो गई थी, मैं तो समझ नहीं पाई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं ऐसे जाऊंगी गार्डन में, फूल लूंगी और तुम मुझे भाव में भरोगे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तो अंधी, मुझे कुछ दिखाई नहीं अच्छा बुरा, मैं समझ ही नहीं पाई। आई वॉज नाइदर लिविंग नॉट डेड, अब मैं इतनी बदनाम हो गई हूँ कि मैं जिंदा रह कर भी क्या हूँ? मरी हूँ। लोग बदनामी भी खूब करते हैं, मैं न जिंदा हूँ न मरी। मतलब ये लव जो है ना इन लोगों के इस एज में, वो मैरिज की तरफ नहीं जाते। भाई आप प्यार करते हो और शादी कर लो तो बदनामी नहीं होती, ये बदनामी का काम ज़्यादा हो रहा है। मैं तो लिविंग हूँ न डेड हूँ, नाइदर लिविंग नॉट डेड, एंड आई न्यू नथिंग, और मुझे कुछ नहीं पता क्या करूँ कैसे करूँ, मैं तो बदनाम हो गई। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट्स, वो जो रात को आई थी गार्डन से, रात को लाइट जल जाती हैं, तो मैं उस लाइट्स के उसमें देख रही थी, हार्ट में, है ना, से बल्ब में बैठी बैठी, मतलब उस लड़के के साथ वो उसका इतना एंजॉय ना कर रही हो और लाइट को ही देख रही हो। द साइलेंस, उस गार्डन में रात हो गई थी तो हर तरफ क्या थी? साइलेंस थी। इट अनलियर डैश मियर, अभी फिर एक वो जर्मन रेफरेंस आ गया, वही ट्रिस्टन और इसोल्ट की कहानी वापस आ गई। वो लाइन बीच में पता नहीं किस औरत की बात करने लग गए थे, हिसेंट गर्ल की बात होने लग गई, उससे पहले इसोल्ट की बात चल रही थी, वापस घूम के वापस वही लाइन आ गई। और आपको ध्यान है ट्रिस्टन वेट कर रहा है इसोल्ट का कि वो आएगी, जहाज से आएगी, मिलेगी। लेकिन देखो यहाँ एक अजीब ही वाक्य होता है,
इड यानी जो समुद्र था, मीर यानी सी, वो एम्प्टी था, एंड लियर यानी कि डिसोलेट, डिसोलेट, डिसोलेट यानी निराश, डिसअपॉइंटेड, डिस, है ना। द मियर, मियर यानी सी, समुद्र। जब उसने देखा ना तो समुद्री क्या था, सूखा। देखो वो जब देख रहा था, कौन, ट्रिस्टन, उस समय तो समुद्र में पानी था और एक उम्मीद थी कि वो आएगी या आ सकती है। लेकिन आज का जो प्रेमी है, आज की जो प्रेमिका है, वो अगर देखेंगे तो समुद्र क्या मिलेगा इनको, खाली मिलेगा, उम्मीद ही नहीं है। जब समुद्र खाली तो जहाज कैसे तैरेगा उसके ऊपर, कैसे आएगी प्रेमिका आपकी, बिलव्ड कैसे आएगी। तो समुद्र जो था वो कैसा था, एम्प्टी था और डिसोलेट था, बिल्कुल वीरान, खाली, कुछ नहीं था उसमें। तो कैसे उम्मीद होगी, कोई उम्मीद ही नहीं है। देयर इज नो होप ऑफ रिफॉर्मेशन, देयर इज नो होप ऑफ सेल्वेशन। थोड़ा और पढ़ ले क्या, या खत्म करें यहाँ पे, नई चीज शुरू हो गई। चलो एक और पढ़ लेते हैं। मैडम सोसोस्ट्रस, फेमस क्लेयरवोयंते, ये अब फिर एक नया एपिसोड आ गया। ये एक मैडम सोसोस्ट्रस, जैसे कल हम बात करते हैं सिबिल एट क्यूमी, वो वाली बात है। तो ये फेमस क्लेयरवोयंते है। क्लेयरवोयंते यानी फॉर्चून टेलर, भविष्य बताने वाली, क्लेयरवोयंते। मैडम सोसोस्ट्रस जो एक फेमस क्लेयरवोयंते है, ये एक पता है, ये एक ढोंगी, फेक, फॉल्स फॉर्चून टेलर है, नकली है, फोर्जरी, फर्जी है, फेक, फॉल्स, फोर्जरी, फॉर्चून टेलर। इसके पास ज्ञान ज़्यादा नहीं है पर शौफ ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, और ये जादू टोने करती है, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं, गलत उद्देश्य के लिए। और 19वीं 20वीं शताब्दी में ये टोने टोट के चलने लगे थे, इंग्लैंड में ज़्यादा हो गए थे, और असली नॉलेज भी नहीं थी उनके पास। तो मैडम सोसोस्ट्रस उन महिलाओं में से एक है जो लोगों के टैरेट कार्ड से भविष्य बताया करती थी, फ्यूचर बताया करती थी। ये क्लेयरवोयंती थी। हैड अ बैड कोल्ड, मतलब हैड अ बैड कोल्ड, वैसे तो जुकाम होता है, सर्दी जुकाम, लेकिन नेचर खराब था, ये नकली थी, ये फर्जी थी, नॉलेज नहीं था इसको। हैड अ बैड कोल्ड, ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। नेवरदलेस, फिर भी, इज नॉन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप। क्या आयरनी देखो आप, फिर भी इसको यूरोप की सबसे बुद्धिमान महिलाओं में से माना जाता था। नॉन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, यूरोप की वाइजेस्ट वुमेन जाना जाता था, जबकि इसके बाद थी गहरी नॉलेज, शी हैड ए लैक ऑफ नॉलेज, कोई क्लियर नॉलेज नहीं थी इसके पास, लेकिन शौफ पूरा था। ये डबल डीलर थी, वास्तव में जो थी नहीं वो दिखाने की कोशिश करती थी, गलत औरत थी। विद अ विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स, इसके पास पैक ऑफ कार्ड्स, 78 कार्ड्स होते हैं, टैरेट, टैरेट कार्ड होते हैं, जिनसे ये परंपरा आई है कार्ड्स दिखाने की, इजिप्ट से। मैं कल बता रहा था ना आपको, इजिप्ट में क्या है, लोग कार्ड देख करके ये पूछते थे कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी, नील नदी में बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी। वो एक अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, फर्टिलिटी पूछने के लिए होता था। आजकल लोग गलत पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। विद अ विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स हियर शेड सी, उसने कहा देखो ये तुम्हारा एक कार्ड, ये यहाँ पर ना आपको 6 कार्ड्स दिखाएगी, 6 अलग अलग कार्ड। मैंने अपने नोट्स में इन 6 कार्ड में कौन कौन कैरेक्टर हैं और वो क्या क्या चीज़ दर्शा रहे हैं उसको बता दिया है, थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। वैसे देखो ओरिजिनल में 78 कार्ड्स होते हैं जो इजिप्ट में थे, लेकिन ये यहाँ 6 कार्ड है, जिसमें से ओरिजिनल कार्ड एक ही असली में 6 में से, बाकी 5 तो इमेजिनेशन है।
बैड कोल्ड में कह सकती हैं रेखा। इज योर कार्ड, ये लो तुम्हारा कार्ड, पहला कार्ड आता है किसका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो मैडम सोसोस्ट्रिस ने कार्ड दिखाया और 6 कार्ड में नंबरिंग क्या क्या थी, तो पहला कार्ड क्या था, द ड्राउंड फनिशियन सेलर, फनिशियन सेलर, डूबा हुआ फनिशियन सेलर। देखो ये एक फ्लेलैब्स था, फनिशियन मिस्टर यूजेनिडिस भी कहा जाता है, और इसका जिक्र ना टेम्पेस्ट, जो शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट, उससे भी है, फेलिशियन सेलर होता है। और आपको ध्यान है उसमें एक बड़ा भाई छोटे भाई को धोखा दे देता है, फिर छोटा भाई भाग जाता है, किसी आइलैंड पे रहता है, फिर वो जादू टोना करता है, आइलैंड पे रहने वाला भाई जादू टोना जानता है वो, फिर वो उसका बड़ा भाई वगैरह कोई शादी वादी अपनी बेटी करके समुद्र में आ रहे होते हैं, तो ये एरियल्स के थ्रू है ना, जो है उन पर हमला करवा देता है, उनका तूफान उफान आता है, टेम्पेस्ट तूफान, उनका जहाज इधर उधर हो जाता है, तो बेटा गिर जाता है और ये भी डावाडोल हो जाते हैं। वो बेटा तैरता हुआ कहाँ पहुँचा था, साइलैंड पहुँच जाता है पहले, उसकी लड़की रहती है उसमें साथ में, उस चाचा जो है ना उसका लड़के का चाचा, वो जो है उसको पहली बार देखती है, वो तो कहीं बचपन से यहाँ रह रही थी, आदमी देखे ही नहीं उसने बाप के अलावा और 1-2 कैरेक्टर के अलावा, उसको प्यार हो जाता है उससे। वो डूबता हुआ आया था वहाँ और वो तट पे आया था, ड्राउंड था वो, डूबा हुआ, और उसकी आंखों में ना मोती आ गए थे, मोती, और उसकी आंखें सफ़ेद मोती की तरह चमक रही थी। तो उसका मेंशन यहाँ पर टी.एस. इलियट ने शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से किया। वो तैरता हुआ फनिशियन सेलर आया, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, उसकी आईज पर क्या थे, वो पर्ल्स लगे हुए थे। बाद में उस लड़के का बाप आता है, इनके झगड़े वगड़े भी होते हैं, बट वो जादू टोने से उनको कर लेता है कंट्रोल, और वो चाहता भी था कि भाई मेरी बेटी की शादी इस लड़के से हो जाए तो ठीक है, उसको राजघर मिल जाएगा, मैं तो सत्ता खो गया लेकिन इसको तो मिल जाएगा मेरी बेटी को, तो फिर लास्ट में ठीक हो जाता है। तो ऐसे वो मोती जो दिखाई देते हैं वो यहाँ पर है। तो एक कार्ड पे एक सेलर है जिसकी आंखें सफ़ेद मोती की तरह चमक रही हैं। ये रेफरेंस, ये सेम लाइन कहाँ पर है, टेम्पेस्ट में है। ये पहला कार्ड। दूसरा कार्ड बेलाडोना। बेलाडोना एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट थोड़ी सी मन चली लड़की है, कैरेक्टर लेस कह सकते हो, जो मतलब कभी इससे और कभी उससे, वो जॉन डन वाली थी ना जो अ प्रीटी वुमेन कांट बी फेथफुल, तो बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है। बेलाडोना एक खूबसूरत फूल भी होता है, और बेलाडोना से मैराडोना है ना, ऐसे नाम बनते हैं, खूबसूरत महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है। बेलाडोना बहुत खूबसूरत फूल होता है, तो उससे नाम पड़ गया। द लेडी ऑफ द रॉक्स, ये दिखती तो है लेडी ऑफ रॉक्स, जैसे कि है ना वो मदर मैरी हो, वर्जिन मैरी हो, रॉक्स मतलब चर्च, चर्च में किस महिला का फोटो होता है, मदर मैरी का, है ना, वर्जिन मैरी का। तो ये लगती तो कैसी है, व्यवहार तो कैसे करती है, दिखाती तो कैसी अपने आप को, वर्जिन मैरी की तरह, लेकिन वास्तव में क्या है ये, लेडी ऑफ सिचुएशन। बड़ी मतलबी है, बड़ी प्रैक्टिकल है, जैसा माहौल होता है, सिचुएशन होती है, वैसा ही ये व्यवहार कर लेती है, अच्छा बुरा कैसे भी। और इस तरह की महिलाएं होती हैं, डबल डीलिंग वाली, आपको दिखेंगी अच्छी, वास्तव में होंगी बुरी। तो दूसरा कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये आता है बेलाडोना का। हियर इज द थर्ड, तीसरा कार्ड आता है, उसमें क्या है, द मैन विथ 3 स्टार्स। ये कह सकते हो कि ये फिशर किंग था, ये फिशर किंग का जिक्र है, जिसके पास 3 स्टार्स हैं, मतलब 3 डंडे हैं इसके पास, 3 डंडे हाथ में लिए हुए फिशर किंग आता है। तीसरा कार्ड ये है। इस तीसरे कार्ड में 3 स्टार्स लिया एक आदमी आता है जो फिशर किंग है, और ये 3 डंडे कौन से हैं, आप मान लो जो कलम पढ़ रहे थे, दा दा दा, दा 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 मतलब दाता, दयाधवम और दमयता, टू गिव, टू सिंपैथाइज और टू कंट्रोल। तो ये वो 3 शिक्षाएं दे रहा है, एक वो है। एंड हियर, जहां पे हियर आ रहा है ना, इसका मतलब वो नया कार्ड आ गया। वो बोलती है ना, और लो साहब ये चौथा कार्ड, उसमें क्या होता है, व्हील बना होता है, व्हील यानी व्हील ऑफ फॉर्चून,
है ना, भाग्य का पहिया, कभी अच्छे दिन और कभी बुरे दिन। तो व्हील मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। चौथा कार्ड वो है। एंड हियर इज द वन आइड मर्चेंट। और फिर एक वन आइड मर्चेंट आता है, मिस्टर यूजेनिसिड्स, जो व्यापार करता है। और देखो, पहले व्यापारियों की दो आंखें होती थी, वो अपना फायदा भी देखते थे और साथ में मोरलिटी भी देखते थे, इंसानियत भी होती थी, स्पिरिचुअलिटी भी होती थी। आजकल के जो व्यापारी हो क्या हो गए, वन आइड हो गए, केवल एक आंख से बस कॉमर्स, प्रॉफिट, वही देखते हैं। कितना गला काटना पड़ जाए, कितना मारना पड़ जाए, वो कभी सोचते ही नहीं है। उनको केवल अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। आज की दुनिया ऐसी है, बेलोडोना है, मर्चेंट्स हैं, ऐसे लवर्स हैं, समझ रहे हैं आप, ये पूरी दुनिया का बता दिया इसने। एंड दिस कार्ड, और एक फिर लास्ट में छठा कार्ड आता है, विच इज ब्लैंक, जो क्या है, खाली है। इसमें एक आदमी है, विच ही कैरीज ऑन हिज बैक, जिसमें वो अपने कंधे पे कुछ लेके जा रहा है, पर वो खाली सा है, कुछ दिख नहीं रहा क्या ले जा रहा है, कौन आदमी है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा कार्ड है जो ब्लैंक है। और समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, कुछ तो अपने बैग पर वो लेके जा रहा है। विच आई एम फॉरबिडन टू सी, जो शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या ले जा रहा है, इसलिए ब्लैंक सा नजर आ रहा है। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, और मुझे इन कार्ड्स में ना कहीं हैंग्ड मैन दिखाई नहीं दिया। जीसस क्राइस्ट, जिनको लटकाया गया था तख्ते पर, क्रूसीफाई किया गया था, तो हैंग्ड मैन मतलब जीसस क्राइस्ट। फियर डेथ बाय वाटर, तो वो जो मैडम सोसोस्त्रिस है, वो आपको एक एडवाइस दे रही है, जो उसे कार्ड पूछने आ रहे हैं ना कि मैडम भविष्य बताओ, तो क्या कहती है, डेथ बाय वाटर, कि तुम्हारी मौत किससे होगी, पानी से होगी, जल प्रलय से होगी, डूब के होगी, समुद्र में डूब के होगी, डेथ बाय वाटर। ठीक है ना, इसको कल फिर पढ़ेंगे। कल मैं आपको